हेलो बच्चों, हम लोग फिज़िक्स की एक सीरीज़ कर रहे थे जिसमें डायमेंशनल एनालिसिस पे बात कर रहे थे। डायमेंशनल एनालिसिस के 3 लेक्चर हो चुके थे। आज हम लोग लेक्चर नंबर 4 लेकर के आए हैं और देखेंगे कि लेक्चर नंबर 4 में हमें क्या क्या करना है। ये डायमेंशनल एनालिसिस है। देखिए, हम लोग लास्ट टर्म पे ये बात कर रहे थे कि जो डायमेंशनल एनालिसिस है उसका हम क्या यूज़ करते हैं। तो सबसे पहला यूज़ तो हमने पढ़ा था कि जो हमारी इक्वेशंस हैं उसमें हम जो डायमेंशनल जो फार्मूलाज हैं उनको हम यूनिट कन्वर्जन में यूज़ करते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट मेरा आता है, सेकंड यूज़ क्या है मेरा डायमेंशनल फार्मूलाज का या डायमेंशनल एनालिसिस का, वो ये है कि हम लोग इक्वेशन की करेक्टनेस को चेक करते हैं। आपको मैं समझाता हूँ कि मतलब क्या है। इक्वेशन की करेक्टनेस को चेक करते हैं, ठीक है। थोड़ा सा हिंदी में हो गया बट कोई नहीं। इक्वेशन की करेक्टनेस को चेक करते हैं। मतलब क्या हुआ, एक कॉन्सेप्ट आता है फिजिक्स में, डायमेंशनल एनालिसिस में, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, ठीक है, होमोजेनिटी। इसी से बात शुरू करेंगे और हमें समझ में आ जाएगा कि हम किस बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले अगर मैं आपसे बोलूं कि 5 kg शक्कर है, चीनी है, शक्कर, शुगर, इसमें 1 किलोमीटर डिस्टेंस ऐड कर दो तो क्या ये संभव है? इज इट साउंड्स करेक्ट? नहीं, ये सही महसूस नहीं होता कि 5 किलोग्राम में यार हम 1 किलोमीटर की लेंथ कैसे जोड़ेंगे। बात समझ रहे हैं? तो यहां पे ये संभव नहीं है, ठीक है। तो देखिए, यहां पर जो शुगर है उसका यूनिट मेरा केजी में था और जो लेंथ है उसका यूनिट मेरा किलोमीटर में था। तो हम केजी और किलोमीटर को एक साथ जोड़ नहीं सकते हैं। यहां से ये एक बात हमको क्लियर समझ में आती है। अगर मैं आपसे कहूं कि लीटर में भाई मीटर जोड़ दो तो क्या ये संभव है? ये भी संभव नहीं है। मीन्स अगर हमें 2 क्वांटिटीज ऐड करनी है तो उन क्वांटिटीज का यूनिट जो है वो मोटा मोटा सेम होना चाहिए। ये बात क्लियर होती है। तो हम यही देखेंगे और इसी से जुड़ा हुआ कॉन्सेप्ट है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है? इन एनी फिजिकल इक्वेशन, इन एनी फिजिकल इक्वेशन, इन एनी फिजिकल इक्वेशन, all the terms must have same dimensions। क्या मतलब है? मतलब ये है कि जैसे अगर हमने कोई फिजिकल एक्सप्रेशन लिखा, सपोज एग्जांपल लेते हैं, एक ये इक्वेशन है बच्चों, हम लोगों ने पढ़ी है, S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये इक्वेशन हम लोगों ने पढ़ी है, कई बार पढ़ी है, ठीक है। तो इस इक्वेशन में यहां पे जो ये S है ये मेरा डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। समझ लेते हैं, अगर हमें नहीं याद है तो हम समझ लेते हैं कि इसका क्या मतलब है, इसमें जो टर्म्स यूज हो रहे हैं इसका क्या मतलब है, ऑल्दो हम लोग इसको बाद में भी पढ़ने वाले हैं, ठीक है। जो मेरा u है, u क्या है? u वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। a बच्चों t क्या है? t है टाइम और a जो है वो है एक्सेलरेशन, ठीक है बच्चों। तो इनका कहना है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का कि अगर हम कोई फिजिकल एक्सप्रेशन लिख रहे हैं, जैसे ये एक फिजिकल इक्वेशन हमने लिखी, तो इसमें जो भी टर्म्स हम यूज कर रहे हैं इस इक्वेशन को, इस एक्सप्रेशन को बनाने के लिए, उन सभी एक्सप्रेशंस का, उन सभी टर्म्स का जो डायमेंशन है वो सेम होनी चाहिए। ये बात प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ने
कही है। तो किताबों में अलग अलग लैंग्वेज में दिया होता है, बट उसका जो मेन अर्थ है वो यही है कि अगर डायमेंशन मेरी यहाँ इसकी सेम होगी और इसकी सेम होगी तो उस स्थिति में ही हम क्या कर पाएंगे, दोनों को ऐड ऑन कर पाएंगे। अब जैसे इसमें कोई बच्चा पूछे अगर कि सर यहाँ तो चलिए प्लस प्लस की बात हो गई, इसका एस का क्या करेंगे, तो s की जो डायमेंशन है वही ut की डायमेंशन होगी और वही हाफ at की डायमेंशन होगी। अब अगर हम चाहें तो इस इक्वेशन को बच्चों ऐसे भी लिख सकते हैं, s इज इक्वल टू s माइनस ut माइनस हाफ a t स्क्वायर। ठीक है, तो क्या किया कि जो इसकी डायमेंशन होगी s की डिस्प्लेसमेंट की मतलब मीटर, वही इसकी भी डायमेंशन होगी और वही इसकी भी डायमेंशन होगी। एक बार चेक कर लेते हैं, क्रॉस वेरीफाई कर लेते हैं। आप लोग ये जो भी मैं नोट कर रहा हूं ये आप साथ साथ लिखते चलो। ये हो गया मेरा डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट है मतलब जो डिस्प्लेसमेंट की जो डायमेंशन होगी, डायमेंशनल फॉर्मूला होगा वो एल हो जाएगा। बात क्लियर है? ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है यूटी। यूटी में यू वेलोसिटी है और टी टाइम है, तो यू वेलोसिटी का जो डायमेंशन होगा वो होगा बच्चों एल टी माइनस वन। अब देखिए ये हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है, तो हम लोग बार बार इस बारे में बात नहीं करेंगे, अब हमें याद हो जाना चाहिए क्योंकि हमारा ये लेक्चर नंबर 4 है। अच्छा एक बात और है, मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि जो मैं लेक्चर्स बनाऊँ वो छोटे छोटे बनाऊँ, मतलब 20 मिनट, 15 मिनट, 17 मिनट इस तरह का टाइम लेकर के चल रहा हूँ, जिससे क्या होगा कि आपको जो स्पेसिफिक टॉपिक पढ़ना होगा, इन केस अगर जैसे आपको स्पेसिफिक टॉपिक पढ़ना है तो वो स्पेसिफिक टॉपिक 15 से 17 मिनट में हम ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। बात समझ रहे हो आप? टॉपिक बाय टॉपिक जो है आपको यहाँ पे क्लैरिटी मिलती रहेगी। अब वेलोसिटी जो है वो एल टी माइनस वन है और जो ये मेरा टाइम है बच्चों, इसकी यूनिट, इसका जो डायमेंशनल फार्मूला है, डायमेंशन है वो टी है। तो यहाँ पे एल टी माइनस वन एंड टी विल बिकम इक्वल टू एल। ठीक है, क्लियर है? अच्छा नेक्स्ट आया हाफ ए टी स्क्वायर। हाफ ए टी स्क्वायर के लिए क्या करें, ये एक्सेलरेशन है। देखिए ये तो मेरा क्या है, मैंने लास्ट टर्म पे बताया कि ये जो है मेरी डायमेंशनलेस है, जो ये है कांस्टेंट है वो तो डायमेंशनलेस रहने वाले हैं बच्चों। ए जो है वो मेरा ए का डायमेंशनल फार्मूला हो गया एल टी माइनस टू, क्योंकि वो एक्सीलरेशन है। एक्सीलरेशन की यूनिट क्या होती थी बच्चों, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और जो डायमेंशनल फार्मूला होता था वो होता था एल टी माइनस टू। ठीक है, और टाइम क्या हो गया, टाइम हो गया मेरा टी टू दी पावर 2। ठीक है, तो टी टू दी पावर 2 प्लस माइनस टी टू दी पावर 2। ठीक, तो ये क्या हो गया, एल आ गया टी की पावर 2 माइनस 2, ये टी की पावर 0 हो गया, 1 हो गया। तो इससे हमने एक चीज देखी, एक बात देखी कि ऑल द एक्सप्रेशंस, all the terms which are used in this physical expression are having same dimensions। बात क्लियर है क्या? तो हमारी जो भी ये इक्वेशन है, इस इक्वेशन में जो डायमेंशंस हैं बच्चों वो सेम है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारी दी हुई इक्वेशन है ये डायमेंशनली करेक्ट है। बात क्लियर है? अच्छा इसके बाद एक बात और कहते हैं, अ डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन may और may not बी फिजिकली करेक्ट। ठीक है, मतलब जरूरी नहीं है कि अगर इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है तो वो फिजिकली करेक्ट भी हो। ठीक है, बात क्लियर है? ठीक है, ओके आगे बढ़ते हैं। अब जैसे एक एग्जाम्पल है हमारे पास, इस एग्जाम्पल की बात करते हैं। एग्जाम्पल में ये क्या कह रहे हैं,
एग्जाम्पल में ये कह रहे हैं शो दैट द एक्सप्रेशन ऑफ द टाइम पीरियड टी ऑफ अ सिंपल पेंडुलम ऑफ लेंथ एल इज गिवन बाय। टाइम पीरियड टी की बात करी, एक सिंपल पेंडुलम है इस तरीके का, ठीक है, एक सिंपल पेंडुलम है ये इस तरह का, इसकी जो लेंथ है वो है, पेंडुलम की जो लेंथ है वो एल है, ठीक है, और ये एक जो अपना ऑसिलेशन होता है उसको कंप्लीट करने में इसको टी टाइम लग रहा है, ठीक है। तो बोल रहे हैं कि ये करना है कि एक फार्मूला है t इज इक्वल टू 2 पाई, t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल बाई जी। बात क्लियर है, ठीक है। ये फार्मूला है, इस फार्मूले को हमको चेक करना है क्या ये डायमेंशनली करेक्ट है, डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं, ठीक है। अगर ये डायमेंशनली करेक्ट होगा तो ये मान लेंगे कि ये जो गिवन फॉर्मूला है ये मेरा ठीक है। अब देखिए फिलहाल के लिए डायमेंशनली करेक्ट पूछा गया है, तो जो टाइम पीरियड है बच्चों, टाइम पीरियड के लिए जो डायमेंशन है, डायमेंशनल फॉर्मूला वो कैपिटल टी है। बात क्लियर है, ठीक है। अच्छा 2 पाई जो है ये मेरा, इसके लिए तो कांस्टेंट है तो इसमें तो कोई जो है डायमेंशन होगी नहीं। इसके बाद अंडर रूट ऑफ एल अपॉन जी, ठीक, देखते हैं एल क्या है। एल मेरी लेंथ है, एल इज लेंथ, लेंथ है इसकी ये पूरी स्ट्रिंग की, और जी क्या है, जी है मेरा ग्रेविटेशन ड्यू टू एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो ये भी एक्सीलरेशन है तो इसका क्या हो जाएगा डायमेंशनल फॉर्मूला एल टी माइनस 2। बात क्लियर है। तो L और L देखिए बच्चों कैंसिल हो रहा है यहाँ पर, और जो आंसर आ रहा है मेरा 1 अपॉन टी टू द पावर माइनस 2, टी टू द पावर माइनस 2 ऊपर जाएगा, अंडर रूट ऑफ टी टू द पावर 2 हो गया, ठीक है। और टी टू द पावर 2 जो है इसका जब हमने अंडर रूट निकाला तो ये मेरा जो आया ये कैपिटल टी आ गया, ठीक है। तो बात देखिए यहाँ पे जो टर्म था इसकी डायमेंशन भी मेरी टी आई, ठीक है, डायमेंशनल फार्मूला, और इधर जो टर्म था इसका भी डायमेंशनल फार्मूला मेरा टी आया। तो ये हम कह सकते हैं कि जो ये फार्मूला दिया गया है ये डायमेंशनली करेक्ट है बच्चों। बात क्लियर है। अब इस तरह से अगर कोई भी एक्सप्रेशन, कोई भी फार्मूला हमें दिया जाता है तो हम वेरीफाई कर लेंगे क्या ये फार्मूला सही है या डायमेंशनली करेक्ट है या डायमेंशनली करेक्ट नहीं है, ठीक है। अब जैसे एक क्वेश्चन है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है। अब हमें ये क्रॉस वेरीफाई करना है, ये चेक करना है कि यहाँ पे जो डायमेंशनली करेक्ट है मेरा ये एक्सप्रेशन या नहीं। तो देखिए v जो है वेलोसिटी है डायरेक्ट एल टी माइनस 1, ठीक। u क्या है बच्चों, u भी वेलोसिटी है, इसकी भी यूनिट क्या आ गई मेरी एल टी माइनस 1। इधर एक्सेलरेशन एल टी माइनस 2 और टाइम जो है वो कैपिटल टी। बात क्लियर है। तो तीनों ही जो एक्सप्रेशन है उन तीनों एक्सप्रेशन में जो मेरा डायमेंशनल फॉर्मूला आ रहा है वो एल टी माइनस 1 ही आ रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो इक्वेशन है ये मेरी डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन है बच्चों। बात क्लियर है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन लेते हैं, एक क्वेश्चन है जैसे x इज इक्वल टू a प्लस सी बाई एम। बात क्लियर है। तो
तो इसको देखते हैं, इसमें क्या कह रहे हैं कि x जो है मेरा वो डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। x जो है बच्चों वो डिस्प्लेसमेंट है और m मास है, m इज मास वाइल एज x इज डिस्प्लेसमेंट। फाइंड द डायमेंशंस ऑफ a एंड c, a एंड c का डायमेंशन हमको बतानी है, ठीक है। तो देखिए ये एक फिजिकल एक्सप्रेशन है, जब ये एक फिजिकल एक्सप्रेशन है बच्चों तो इसमें हम जो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी है उसका यूज करेंगे, ठीक है, उसको देखेंगे। और प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है कि जो भी टर्म्स हैं उन सभी टर्म्स की जो डायमेंशंस हैं वो सेम होनी चाहिए, उस स्थिति में ही ये जोड़े जा सकते हैं, माइनस किए जा सकते हैं, इक्वेट किए जा सकते हैं या इनइक्वालिटी का साइन यूज किया जा सकता है। क्या कहते हैं कि या तो प्लस हो या माइनस हो या इक्वल टू हो या लेस देन हो या ग्रेटर देन हो, इनइक्वालिटी हो। तो इन सारे के सारे कॉन्सेप्ट में इन सभी जो ये होते हैं हमारे सिग्नेचर्स, यहाँ पे हमारा प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी वर्क करता है। बात समझ रहे हैं? जैसे यहाँ पे इक्वल टू का साइन है मेरे पास और प्लस का साइन है, प्लस और इक्वल टू का, बात समझ रहे हो, ठीक है। तो ए एंड सी, ए और सी जो हैं इनका मुझे डायमेंशन निकालनी है। तो बच्चों आप एक काम करो कि इसको पॉज करके, क्वेश्चन को आप वीडियो को आप पॉज करके रोक करके एक बार ट्राई करो अपने आप से, क्या हम कर सकते हैं, ठीक है। ओके, होप आपने ट्राई कर लिया होगा। अब देखिए डायमेंशन ऑफ एक्स इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ ए, है कि नहीं? दैट वुड बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ ए। अब डायमेंशन ऑफ एक्स बच्चों क्या है? एक्स मेरी डिस्प्लेसमेंट है। डिस्प्लेसमेंट का मतलब हो गया कि डायमेंशन जो है एक्स की वो तो कैपिटल एल होने वाली है, ठीक। तो डायमेंशन ऑफ ए हमें क्या करना है? निकालना है। तो डायमेंशन ऑफ ए भी जो हो जाएगी वो हो जाएगी मेरी एल। बात क्लियर है? मतलब ये भी डिस्प्लेसमेंट की ही बात करने वाला होगा, ठीक है। तो ए की जो डायमेंशन हो गई वो हो गई मेरी एल, बात क्लियर है। नेक्स्ट सी की डायमेंशन निकालनी है, जबकि एम क्या है? मेरा मास है। तो यहां पे ये तो हो गया मेरा पहला मामला, पहली इक्वेशन। दूसरा क्या बनेगा? डायमेंशन ऑफ एक्स इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ सी बाई एम। बात क्लियर है? डायमेंशन ऑफ एक्स इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ सी बाई एम। तो डायमेंशन ऑफ एक्स क्या है? डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। ये डायमेंशन ऑफ सी निकालनी है और डायमेंशन ऑफ एम क्या है? मास है। तो दिस वुड बी कैपिटल एम, ठीक है। तो यहां से जो मेरा सी निकल के आएगा, डायमेंशन ऑफ सी इज इक्वल टू एम की पावर 1 एल टू दी पावर 1। तो सी का जो डायमेंशनल फॉर्मूला हुआ बच्चों वो एम टू दी पावर 1 एल टू दी पावर 1 हुआ, और जबकि डायमेंशंस क्या हो गई? मास पे जो पावर है और लेंथ पे जो पावर है। तो बात क्लियर है अपने लोगों को? आई थिंक ये बात वाली जो बात है ये समझ में आई होगी अपने को, ठीक है। ओके, इसके बाद एक नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं। तो इससे डायमेंशनल जो ये करेक्टनेस है, डायमेंशन करेक्टनेस जो है ये इक्वेशन की, इससे क्वेश्चंस आ जाते हैं अक्सर। तो हमें ये बहुत बेसिक सा टॉपिक है एक, और शुरुआत का है इसलिए बहुत टिपिकल भी नहीं होता, बट शुरू में हमें थोड़ा सा टिपिकल लगता है तो हम उसको देख लेंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन है, म्यू इज इक्वल टू ए प्लस बी अपॉन लैम्डा स्क्वायर, ठीक है। अभी मुझे क्या करना है? मुझे क्या करना है? फाइंड द डायमेंशन ऑफ ए एंड बी। ए और बी की डायमेंशन बच्चों मुझे निकालनी है, ठीक है। ये क्वेश्चन है।
अब देखिए इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने कहा है कि जो म्यू है वो मेरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। अभी मैंने आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की डायमेंशन के बारे में नहीं बताया था, तो यहाँ पे हम देख लेंगे, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है और लैम्डा जो है बच्चों वो क्या है, वो है मेरा वेव लेंथ, ठीक है, फाइन, ओके। तो देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है स्पीड ऑफ वेलोसिटी इन वन मीडियम अपॉन स्पीड ऑफ वेलोसिटी इन अनदर मीडियम, मतलब रेशियो है, स्पीड का रेशियो है। तो जब स्पीड का रेशियो है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होगा वो कैसा हो जाएगा बच्चों, एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी हो जाएगी, बात क्लियर है। वेव लेंथ जो है ये ऑलरेडी देखिए लेंथ इसमें लगा हुआ है, तो वेव लेंथ क्या हो जाएगी मेरी, इसकी डायमेंशन हो जाएगी कैपिटल एल, क्योंकि ये लेंथ की बात कर रहा है वेव लेंथ, बात क्लियर है, ठीक है। अभी हमें क्या निकालना है, ए और बी की वैल्यू निकालनी है। तो क्या करेंगे देखते हैं। इक्वेशन जो है ये हमारा जो इक्वेशन है, एक्सप्रेशन है, इसमें 3 टर्म है, 1 2 एंड 3, ठीक है। तो ऑल द, देखिए अगर ये एक्सप्रेशन मेरा सही होगा, ठीक है, तो इस एक्सप्रेशन में जो भी टर्म्स हैं उन सबकी डायमेंशंस हम इक्वेट कर देंगे, डायमेंशन सेम आनी चाहिए, बात क्लियर है। मतलब डायमेंशन ऑफ म्यू इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ ए, ठीक, बात क्लियर है। अब डायमेंशन ऑफ म्यू क्या है, ये तो डायमेंशन लेस है, ये डायमेंशन लेस है, m0 l0 t0, तो डायमेंशन ऑफ ए भी बच्चों क्या आ गया, m0 l0 एंड t0, बात क्लियर है। ये तो हो गई 1 बात। इसके बाद डायमेंशन ऑफ म्यू इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ बी अपॉन लैम्डा स्क्वायर, डायमेंशन ऑफ बी अपॉन लैम्डा स्क्वायर। तो डायमेंशन ऑफ म्यू क्या है, m0 l0 t0। अब देखिए जो एक्चुअल में डायमेंशनल फॉर्मूला है हम उसको डायमेंशन ही बोलेंगे बोलचाल की भाषा में। डायमेंशन ऑफ b अपॉन लैम्डा स्क्वायर, मुझे b का निकालना है डायमेंशन, और लैम्डा स्क्वायर जो है ये मेरी लेंथ है लैम्डा, तो लेंथ की पावर 2, बात क्लियर है। तो b का जो मेरा डायमेंशन आया वो आया m0 l2 t0, बात क्लियर है। आई थिंक आपको ये बात समझ में आई होगी। तो इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं हमारे बोर्ड एग्जाम में आ जाते हैं, और इसी टॉपिक से मतलब इसी कॉन्सेप्ट से जुड़े हुए क्वेश्चंस हो सकता है किसी कंपटीशन एग्जाम में भी आ जाए, बात क्लियर है, ओके। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, y इज इक्वल टू साइन एक्स टी, ठीक है, y इज इक्वल टू साइन एक्स टी। तो यहां पे जो t है ये t है बच्चों टाइम, क्लियर है, t मेरा जो है वो है टाइम। तो x की डायमेंशन बतानी है। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द डायमेंशन ऑफ x, बात क्लियर है। x की डायमेंशन बच्चों बतानी है, ठीक है। तो मैंने एक बात की थी, हमने बोला था कि जो साइन थीटा कॉस थीटा या ट्रिग्नोमेट्रिकल जो फंक्शंस होते हैं वो डायमेंशन लेस होते हैं, और जो ये एंगल है, एंगल मैंने बताया था जो एंगल होता है वो भी डायमेंशन लेस होता है। तो xt की डायमेंशन क्या हो जाएगी बच्चों, डायमेंशन ऑफ xt, ये एंगल है xt, अरे भैया ये तो एंगल है ना बच्चों, ठीक। तो xt की जो डायमेंशन है, डायमेंशन ऑफ xt, ये तो डायमेंशन लेस है क्योंकि एंगल है, m0 l0 एंड t0 रहने वाला है, ठीक है। x मेरा क्या है मुझे निकालना है, t क्या है टाइम है, ठीक। तो x को ऐसे ही लिखा रहने देंगे, t को हम डायमेंशन कैपिटल T लिख देंगे, m0 l0 एंड t0 कर देंगे, ठीक है।
तो x की डायमेंशन बच्चों आई t⁻⁻1। देखिए t नीचे जाएगा, जब ऊपर जाएगा तो t⁻⁻1 हो जाएगा, ठीक है। या इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं m0 L0 t⁻⁻1। बात क्लियर है? आई होप आपको ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो आज जो लेक्चर 4 है उसमें हमने बेसिकली क्या देखा कि जो डायमेंशनल फार्मूला है, डायमेंशनल इक्वेशन की मदद से, डायमेंशंस की मदद से हम क्या करेंगे, चेक करेंगे करेक्टनेस, हमारी जो एक्सप्रेशन है फिजिकल एक्सप्रेशन, उनकी करेक्टनेस चेक करेंगे दोनों तरफ कि डायमेंशनली करेक्ट है हमारी इक्वेशन या नहीं है। बात क्लियर है? तो आई होप बच्चों आपको जो ये वीडियो है ये अच्छा लग रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। बने रहिए और पढ़ते रहिए हमारे साथ इसी तरह से। थैंक यू।